अब हम बात करते हैं मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन की। ठीक है, तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम हॉट वाटर या स्टीम से किल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो प्रोटीन होगा उनका डीनेचुरेशन और कोगुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनकी डेथ हो जाएगी। हमने मॉइस्ट हीट को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 है टेम्परेचर बिलो 100, नंबर 2 है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस और नंबर 3 है टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री। तो टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री के अंदर हमारा पास्चुराइजेशन टेक्निक आता है, जिसमें हम जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। तो इसमें लिखा है यूज फॉर मिल्क, आइसक्रीम, योगर्ट एंड फ्रूट जूस। ठीक है, इसमें क्या होगा, हीट टॉलरेटेड माइक्रोब्स ही सिर्फ सर्वाइव हो पाएंगे, जो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे वो सर्वाइव नहीं होंगे, जो सर्वाइव हो वही सर्वाइव होंगे जो इस हीट को टॉलरेट कर लेंगे। और ये एक तरीके का बैच मेथड है। ठीक है, तो हम टेम्परेचर बिलो 100 के अकॉर्डिंग हम मोस्टली पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क करते हैं। ठीक है, और इसको जो डेवलप किया था वो हमारे लुइस पास्चर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया था, ताकि जो बेवरेज होते हैं वो खराब ना हो सके, उनको बचाने के लिए लुइस पास्चर ने इस टेक्निक का यूज किया था, ये डेवलप किया था। ठीक है, तो नॉर्मली हम मिल्क को 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए एक्सपोज करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन है उसका हम आजकल ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें 72 डिग्री सेल्सियस हीट अप्लाई करके फॉर द 15 सेकेंड के लिए हम इसे यूज करते हैं। इनका जो मेन जो टारगेट है होता है जो है वो है जो पैथोजन है उनकी जो स्पोर्स है वो ना रहे। जैसा कि इस स्लाइड में हमें प्रिंसिपल ऑफ पास्चराइजेशन दिखाई दे रहा है, जिसमें एक हीटिंग है और एक कूलिंग है। नेक्स्ट है ए टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हमारा आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग बॉइलिंग फॉर 10 to 13 मिनट्स मेक किल मोस्ट वेजिटेटिव फॉर्म। जो बॉइलिंग है वो 10 से 30 मिनट के लिए होता है, जिसमें वेजिटेटिव फॉर्म जो होती है माइक्रोब्स की वो किल हो जाती है, लेकिन उसमें जो स्पोर्स होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। एक आता है टिन डेलिशेशन, जिसमें क्या होता है जो स्टीम होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस की 20 मिनट के लिए दी जाती है, जिसका नॉर्मली हम यूज करते हैं एग के लिए, सिरम के लिए, शुगर कंटेनिंग मीडिया के लिए हम उसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टीम स्टेरिलाइजेशन, जिसमें हम स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर 90 मिनट्स के लिए यूज करते हैं, और ये यूज होता है मीडिया के लिए जो क्या किया जाता है जिसको हम डिकम्पोज कर देते हैं हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर हमारा ऑटोक्लेव मशीन आती है, जिसका जो टेम्परेचर होता है ये स्टीम होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती है, और ये बेटर किलिंग पावर होती है ड्राई हीट के कंपैरिजन, इसकी बेटर किलिंग पावर होती है, जिसमें जो इसमें इस टेक्निक में जो बैक्टीरिया है वो सस्टेन नहीं कर पाते, वो मर जाते, चाहे वो वेजिटेटिव स्टेट में हो या स्पोर स्टेट में हो। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की कि हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो हमें ऑटोक्लेव को कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए, और आर्टिकल्स को इस तरह मैनेज करना चाहिए कि फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर हर जगह हो। ठीक है, और यहाँ तक कि जो मटेरियल हम स्टराइल करने वाले हैं वो भी परफेक्टली ड्राई होनी चाहिए। इसमें टेस्ट ट्यूब फ्लास्क शुड बी फिटेड विद कॉटन प्लग। इसमें टेस्ट ट्यूब ये फ्लास्क को हमें उसे कॉटन प्लग से फिट कर देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ तक कि जो पैटेड से पिपेट है उसे हमें पेपर से रैप करके रखना चाहिए। इसमें रबर मटेरियल, इन्फ्लामेबल मटेरियल को कभी भी अंदर नहीं रखना चाहिए। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है रिक्वायर्ड टाइम एंड टेम्परेचर। अगर हमने ऑटोक्लेव को 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है तो उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 15 मिनट की होगी। अगर 126 है तो ड्यूरेशन उसकी 10 मिनट की होगी, और 134 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस टेम्परेचर, तो उसका जो ड्यूरेशन होगा 3 मिनट्स का होगा। तो जिस तरह इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है वर्टिकल ऑटोक्लेव, तो ये हमारा एक वर्टिकल ऑटोक्लेव है और ये हमारा हॉरिजेंटल ऑटोक्लेव है।
इसमें हमें इसके मैकेनिज्म दिखाई दे रहे कि कैसे हमारा हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव वर्क करता है। अब बात आती है ऑटोक्लेव की प्रोसीजर की। तो ऑटोक्लेव प्रोसीजर करने के लिए हम ऑटोक्लेव में बॉटम में वाटर को ऐड करते हैं और जो आर्टिकल्स होंगी उस ऑटोक्लेव में सेल्फ होंगी उस पे हम उसे रखते हैं। लीड को प्रॉपर हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं और डिस्चार्ज टैप को हम ओपन कर देते हैं। ठीक है। और जब जब एयर बबल्स स्टॉप हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेशन देता है कि डिस्चार्ज टैप को अब बंद बंद कर दिया जाए। और क्योंकि जब डिस्चार्ज टैप से एयर बबल बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑटोक्लेव के जितनी अंदर एयर थी वहां से हट चुकी है। ठीक है। और उस केस में हम डिस्चार्ज टैप को वहां से बंद कर देते हैं। स्ट्रीम प्रेशर अराइज इनसाइड, और स्टीम का जो प्रेशर है इंटरनली अराइज होगा और डिजायर टाइम तक वो पहुंच जाएगा। उसके बाद हमें सेफली सेफली उस आइटम को होल्ड करना है, काउंट करना है। लेकिन हमें उसे तुरंत कंप्लीट होते ही या विसल बनने के बाद तुरंत उसे ओपन नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें उसे कम से कम 2 घंटे तक कूल करने के बाद ही ऑटोक्लेव का जो लीड है उसे हटानी चाहिए। अब बात आती है ऑटोक्लेव का यूज कहाँ होता है। तो ऑटोक्लेव का जो यूज होता है नॉर्मली हम कल्चर मीडिया के लिए, हीट स्टेबल लिक्विड के लिए करते हैं, स्लाइन और सॉल्यूशन के लिए करते हैं, ग्लास वेयर, एम्पुलिन, सिरिंज, रबर मटेरियल, इन सब के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। अब बात आती है मोर एफिशिएंट देन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। जो हमारा ऑटोक्लेव है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से। क्यों? क्योंकि इसमें एक लीथल एक्शन होता है जिसकी वजह से जो भी माइक्रोब्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। और इसमें जो हीट है बहुत ही जल्दी अप होता है और जिसकी वजह से ये जल्दी आर्टिकल्स पे एक्सपोज होता है। और इसमें जो पेनिट्रेशन पावर है वो भी ज्यादा होती है, जो एक कॉटन वूल से स्टॉपर पेपर क्लॉथ तक चली जाती है। अब हम बात करते हैं रेडिएशन। जो रेडिएशन है उसमें दो तरह की रेडिएशन का यूज किया जाता है। एक है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा है आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग को हम हॉट स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें इंफ्रारेड और यूवी रेस का यूज करते हैं। जबकि हम आयनाइजिंग रेडिएशन में गामा रेस का यूज करते हैं। इसकी गामा रेस की जो पेनिट्रेशन पावर होती है बहुत ही ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म। तो अब आता है फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन है इसमें हम फिल्टर का यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो वाटर से हट जाते हैं। मोस्टली हम फिल्ट्रेशन का यूज सिरम या सॉल्यूशन ऑफ शुगर या एंटीबायोटिक्स में ही यूज करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है एज वायरस पासिस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर, फिल्टर कैन यूज टू ऑब्टेन बैक्टीरिया फ्री फिल्टर ऑफ क्लिनिकल सैंपल फॉर वायरस आइसोलेशन। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फिल्टर। तो हम जो तो उसके अकॉर्डिंग है कैंडल फिल्टर, एस्बेस्टोस फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, मेम्ब्रेन फिल्टर। तो कैंडल फिल्टर वो फिल्टर है जो नॉर्मली हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए अपने घरों में रखते हैं। एस्बेस्टोस जो फिल्टर है वो एक तरीका डिस्पोजल है और इसमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से सिर्फ हम इसका एक बार यूज करते हैं। इसका यूज हम बार बार नहीं करते क्योंकि कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये कैंसर क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट आता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो जिसको हम वाटर फिल्टर भी कहते हैं। इसका जो ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है बहुत ही कम होती है और ये बोरोसिलिकेट ग्लास से बना होता है जिसमें कुछ जिसका एडिशन जो प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा होता है और ये बहुत ही महंगा भी है। नेक्स्ट आता है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर जिसमें मिलीपोर्ट्स अल्ट्रा फिल्टर यूज किया जाता है जिसमें ये सेलुलोज एस्टर के बने होते हैं और ये भी मोस्टली वाटर प्यूरिफिकेशन, एनालिसिस, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो हमारा जो केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है तो ये किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। जो केमिकल मेथड है उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन कोगुलेशन हो जाएगा। इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल है मेम्ब्रेन में डिस्टर्ब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा।
कॉमनली यूज केमिकल। नंबर 1 रिएजेंट। रिएजेंट में हम अल्कोहल, अल्कोहल जो है उसका हम इथाइल अल्कोहल की रूप से इसका यूज करते हैं और इसका जो कंसंट्रेशन होता है 60 to 90% होता है। आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से जो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं उसमें भी 60 से 90% अल्कोहल मिक्स होता है और रिमेनिंग वाटर कंटेंट होता है। तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करता है और अल्कोहल एज ए डिसइंफेक्शन की तरह भी यूज होता है। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम फॉर्मल्डिहाइड का सबसे ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड का यूज करने से जो बैक्टीरिया होती है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है वो नहीं कर पाती, इसलिए हम इसका यूज सबसे ज्यादा स्पेसिमेन एनाटॉमिकली जो स्पेसिमेन होते हैं उनके लिए रखते हैं ताकि उसकी वजह से उनको कोई भी नुकसान ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लूटाल्डिहाइड। जो ग्लूटाल्डिहाइड है ये बहुत ही कम टॉक्सिक होता है लेकिन इससे आंखों और स्किन में इरिटेशन भी होता है। ठीक है, इसका हम मोस्टली यूज एनेस्थीसिया, रबर, फेस मास्क या प्लास्टिक एंडोट्रैकियल ट्यूब और मेटल इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डाई। जो हमारे डाई है उसके 2 ग्रुप्स होते हैं, एक है एनिलीन डाई और दूसरा एक्रिडीन डाई। जो ये दोनों जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, ये हाई डाइल्यूशन होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरियोसिटिक जो एक्टिविटी होती है बहुत लो हो जाती है। इसमें जो सम डाई के नाम है प्रोफ्लेविन, एक्रीफ्लेविन, यूफ्लेविन, एमिनाक्राइन, ये जो डाइज हैं इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा हेलोजन। हेलोजन में हमारे आयोडीन सॉल्यूशन आते हैं। जैसा कि हम बीटाडीन यूज करते हैं, बीटाडीन एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है जो हमारे स्किन को डिसइंफेक्ट करने का काम होता है और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन का हम यूज वाटर डिसइंफेक्ट करने में करते हैं, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल या फूड या डेयरी इंडस्ट्री में भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिनॉल। जो फिनॉल होता है ये हमारी कॉल तार से डिस्टर्ड किया जाता है, इसका इफेक्ट भी बहुत ही ज्यादा लीथल होता है और ये भी माइक्रो ऑर्गेन्स की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है और उसके सेल कंटेंट को रिलीज कर देती है जिससे लाइसिस होने लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा गैसेस। हमारे जो गैसेस होता है गैसेस को भी हम स्टेरिलाइजेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे इथाइलिन ऑक्साइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड गैस हो गए, बीटा लैक्टेट हो गया। अगर हम बात करें इथाइलिन ऑक्साइड की तो ये इसका एल्कलाइटिक नेचर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए और आरएनए पे ये वर्क करेगा और उसको डीनेचुरेशन कर देगा। ठीक है, इसका जो मेन जो यूज किया जाता है हॉस्पिटल में हार्ट लंग मशीन के लिए यूज किया जाता है, रेस्पिरेटर में यूज किया जाता है, सूचर्स को स्टेरिलाइजेशन करने में, ये डेंटल इक्विपमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब बात आती है फॉर्मल्डिहाइड गैसेस। फॉर्मल्डिहाइड गैसेस का यूज मोस्टली ओटी थिएटर में किया जाता है। ओटी रूम को स्टराइल करने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड गैस का यूज करते हैं, जिसमें हम नॉर्मली 150 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 280 ml फॉर्मुलिन के साथ ऐड करते हैं और उसका फ्यूमिगेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बीटा प्रोपोलैक्टोन, जो एक तरीके प्रोडक्ट ऑफ कीटैन है और फॉर्मल्डिहाइड विद बॉइलिंग पॉइंट 163 का होता है, हैविंग रैपिड बैक्टीरियल एक्टिविटी बट कार्सिनोजेनिक। इसका बैक्टीरियल एक्टिविटी पे काफी एक्ट होता है बट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कार्सिनोजेनिक होती है। ठीक है, और इसकी कैपेबिलिटी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है और ये वायरस के बिल्कुल अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी होती है।